बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। सुबह सादिक का वक्त था। लोग नमाज पढ़ पढ़ कर अपने घरों को वापस लौट रहे थे। एक अजीब से हुलिये का शख्स सबसे छुपता छुपाता अपने मतलूबा घर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। वो ऐसे चल रहा था जैसे उसे वहां पहुंचने की बहुत जल्दी हो। उसके जिस्म पर जगह जगह जख्म थे जिसने उसकी चाल में वाज़ेह लड़खड़ाहट पैदा कर रखी थी। अचानक वो बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। आसमान पर उड़ने वाले उकाब की नजर जब उस पर पड़ी तो वो सीधा अपने शिकार पर झपट पड़ा। करीब था कि वो नोचकर उसकी आंखें ही निकाल लेता कि मस्जिद से वापस जाते हुए खलील अहमद की नजर उस पर पड़ गई। उनकी सारी उम्र जंगली हयात पर तहकीकी मकाले लिखते गुजरी थी। वो एक यूनिवर्सिटी में जंगली हयात के प्रोफेसर थे, इसलिए वो फौरन समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि इंसानी रूप में कोई इच्छाधारी नाग है। उन्होंने फौरन अपनी शाल उठाकर उसके बेहोश पड़े जख्मी वजूद पर डाली और उकाब को करीब पड़ी हुई दरख्त की टूटी शाख से मारकर भगा दिया। उन्होंने चंद लम्हे सोचा और फिर उसे सहारा देकर अपने घर की तरफ चल पड़े। वो कुछ होश में था, इसलिए उसको एहसास था कि कोई मेहरबान वजूद उसे सहारा देकर अपने साथ लिए जा रहा है। इसलिए उसने बहुत कोशिश की कि वो अपना इंसानी रूप बरकरार रख सके, लेकिन उसे डर था कि अगर कमजोरी की वजह से वो दोबारा बेहोश हो गया तो वो मुकम्मल सांप के रूप में तब्दील हो जाएगा। खलील अहमद अपने घर में अपनी बीवी, बेटी और एक बेटे के साथ रहते थे। उनकी बेगम यूनिवर्सिटी में उर्दू की लेक्चरार थी और निहायत सुलझे हुए सहन की मालिक थी। वो अपने शौहर के काम को भी समझती थी और खुद भी जानवरों के साथ बेहद मोहब्बत करती थी। लेकिन फिर भी खलील अहमद सोच रहे थे कि अगर उनकी बीवी को एकदम से मालूम हुआ कि वो जिस इंसान को घर लेकर आए हैं वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी सांप है तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, माहीन बेगम नाश्ता बनाते हुए दरवाजे तक आई ताकि उन्हें सलाम कह सकें, लेकिन उनके साथ एक अजनबी को देखकर वो सवालिया नजरों से खलील अहमद की तरफ देखने लगी। खलील अहमद ने उसके चेहरे और बाजुओं को अपनी शाल से छुपा रखा था क्योंकि उसकी खाल पर अजीब से निशान बन चुके थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी मोहल्लेदार की नजर उस पर पड़े या फिर उसकी बीवी एकदम उसे देखकर डर जाए। उन्होंने माही बेगम को चुप रहने का इशारा किया और उसे पकड़कर ड्राइंग रूम में ले जाकर सोफे पर लिटा दिया। दोनों बच्चे अभी सो रहे थे क्योंकि इतवार का दिन था और स्कूल की छुट्टी थी। माहीन बेगम किचन में वापस जा चुकी थी। खलील अहमद फौरन उनके पीछे गए और उनसे एक गिलास दूध का लेकर वापस ड्राइंग रूम में पहुंच गए क्योंकि वो जानते थे कि सांप की पसंदीदा ग़िज़ा हमेशा दूध ही है। उन्होंने सहारा देकर उसे उठाया और दूध का गिलास उसके होंठों से लगा दिया। वो एहसान मंदी से अपने इस मोहसिन की तरफ देख रहा था जो कि एक रहमदिल इंसान होने के साथ साथ इस वक्त उसके लिए फरिश्ता बनकर पहुंचा था, वरना वो ताकतवर उकाब के हाथों कब का मौत का शिकार हो चुका होता। दूध पीकर उसकी तवानाई बहाल होने लगी तो खलील अहमद ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि कौन हो तुम और यूं इंसानों की बस्ती में क्यों आ गई? तुम जानते हो ना कि दिन के उजाले में तुम आसानी के साथ उकाब और किसी भी जहां दीदा जोगी का शिकार हो सकती हो। अपनी जान को खतरे में डालने की क्या वजह है? वो उदासी से मुस्कुराया और कहने लगा, मेरी जान तो पहले ही दुश्मनों के कब्जे में है जिसके लिए मैं हर रोज खुद को खतरे में डालकर उसको आज़ाद करवाने की कोशिश करता हूँ। और आज एक सुनहरी मौका मेरे हाथों से ज़ाया हो गया क्योंकि पुराने जंगल में जहाँ हमारा बसेरा था वहाँ पिछले काफ़ी अरसे से हमारे जोड़े की तलाश में शहर से कुछ लोग हर रोज आते थे। वो मेरी नागन को तो पकड़ कर ले जा चुकी है, लेकिन मैं जख्मी हालत में उनसे बच निकला था। उनके साथ एक नामवर सपेरा भी मौजूद है जो अपनी कुव्वतों का गलत इस्तेमाल करके हम मासूम जानवरों की जान का दुश्मन बना है। आज मेरी नागिन को वो लोग हमेशा के लिए मुझसे दूर ले जाने वाले हैं। इस बात की खबर मुझे जंगल में उनके घूमते हुए एहलकारों से मिली जो मेरी तलाश में कई महीनों से वहाँ पर घात लगाए बैठे हैं, और मैं उनके खौफ की वजह से हर रोज एक नया भेस बदल कर अपनी नागिन को ढूंढने निकलता हूँ। मगर शायद वक्त भी मेरे खिलाफ चल रहा है। कई बार किसी न किसी दुश्मन की नजर में आ जाता हूँ।
जैसे आज इंसानों से बच निकला तो वो उकाब की नजर मुझ पर पड़ गई। वो बेहद उदास था। उसकी भूरी आंखें किसी को हमदर्द पाकर बस झलकने को बेकरार थी। खलील अहमद उठकर उसके पास सोफे पर जा बैठे और उसके कंधे पर थपक कर बोले, वक्त कितना ही मुश्किल क्यों ना हो गुजर जाता है, और मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो उसका हल मौजूद होता है। तुम हिम्मत मत हारो। अगर खुदा ने चाहा तो जरूर तुम्हारी नागन तुम्हें वापस मिल जाएगी। अगर मेरे लायक कोई भी काम हो तो मुझको जरूर बताना। एकदम से धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी तो खलील अहमद ने मुड़कर पीछे देखा। माहीन बेगम न जाने कब आकर खड़ी हुई थी और शायद वो उनकी तमाम बातें सुनकर खौफजदा होकर बेहोश हो गई थी। ये कोई पहला मौका नहीं था कि खलील अहमद जब किसी जानवर को घर लाए थे, लेकिन एक सांप को अपनी आंखों से इंसानी रूप में देखना ये माहीन बेगम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। खलील अहमद भी घबरा गए। उन्होंने इच्छाधारी नाग की तरफ देखा जिसका नाम शंकर था। खलील अहमद ने माहीन बेगम को उठाकर बेडरूम में लिटा दिया और उनके मुंह पर पानी का छींटा मारा। जैसे ही उसको होश आया वो हिस्यानी अंदाज में चीखती हुई उठ बैठी और खलील अहमद को देखकर कहने लगी, तुम एक सांप को हमारे घर लेकर आ गए। क्या तुम भूल गए हो कि हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं? मैंने कभी तुम्हारे शौक और तुम्हारे काम के बीच में आने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं हो सकता मुझसे। वो गुस्सा और खौफ की वजह से कांप रही थी। खलील अहमद उसे काफी देर तक समझाते रहे, लेकिन वो बज़िद थी। जब वो वापस ड्राइंग रूम में पहुंचे तो शंकर वहां से जा चुका था। खलील अहमद काफी देर तक सर पकड़कर ड्राइंग रूम में ही बैठे रहे। उनका दिल बेहद उदास था। शंकर एक इच्छाधारी नाग था और इस वक्त शदीद मजबूरी के आलम में अपनी जान बचाता फिर रहा था। ऐसे में वो चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सके थे। एक रहमदिल और नरम तबीयत के इंसान थे। सबसे बढ़कर उनको एक ऐसा मौका मिला था कि वो 100 साल से ज्यादा उम्र के सांप से मिले थे, जो कि एक इच्छाधारी नाग था, जिसका जिक्र अब तक सिर्फ किस्से और कहानियों में ही मिलता था। उसको अपनी आंख से देखना किसी भी इंसान के लिए एक ख्वाब से बढ़कर था। उनके पास ये सुनहरी मौका था कि वो इस बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते, जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित होती। मगर उनकी बीवी के खौफ और जिद की वजह से ये सुनहरी मौका उनके हाथ से जाया हो चुका था। वो सिवाय अफसोस के और कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए बुझे दिल के साथ उठकर अपने बच्चों को उठाने चले गए ताकि वो लोग नाश्ता कर सकें। दिन खामोशी से गुजर गए। उनकी बीवी ने दोबारा शंकर के बारे में कोई बात नहीं की। एक दिन खलील अहमद परेशान से यूनिवर्सिटी से घर वापस पहुंचे और चुपचाप सोफे पर लेट गई। माहीन उनके पास आ गई और फिक्रमंदी से पूछने लगी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सब खैरियत है? इतने परेशान दिखाई क्यों दे रहे हैं? खलील अहमद ने चुपचाप उनके हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया। माहीन ने जैसे ही उसे पढ़कर देखा तो उसके चेहरे की रंगत भी उड़ गई और वो खलील अहमद के बराबर में ही बैठ गई। उनके घर का केस अदालत में चल रहा था। उसका फैसला उनके खिलाफ हो गया था और अब उन्हें जल्द से जल्द ये मकान खाली करना था। दोनों बेहद परेशान थे, लेकिन मजबूरी थी कि उन्हें जल्द से जल्द किराए के एक मकान का इंतजाम करना था। मकान खाली करने के लिए 1 माह का नोटिस दिया गया था, इसलिए मकान की तलाश शुरू कर दी गई। चंद दिन बाद उनको एक पुराना मकान यहाँ से कुछ दूर जंगल की तरफ मिल गया। मकान काफी अच्छी हालत में था और निहायत सस्ते किराए पर मिल रहा था। सारी सहूलियात से मुज़य्यन था, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ही मकान फौरी ले लिया, क्योंकि दोनों ही नौकरी करते थे और पूरे घर का सामान शिफ्ट करना कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने जल्दी जल्दी पैकिंग शुरू कर दी और किराए का मकान सेट करना भी शुरू कर दिया। चंद दिन बाद ही मकान खाली कर दिया। बच्चे भी बहुत उदास थी। माहीन बेगम ने बहुत चाव के साथ ये घर खरीद कर सजाया संवारा था, इसलिए घर से रुखसत होते हुए आंसू बेइख्तियार उनकी आंखों से बह रहे थे। खलील अहमद ने उसे हौसला दिया। वो अपनी कमजोरी अपनी बेगम पर जाहिर नहीं करना चाहते थे। हाल उनका भी यही था और यूं वो दोनों अपने घर को छोड़कर हमेशा के लिए रुखसत हो गए। वो दोनों ही नहीं जानते थे कि नए घर में उनका सामना किन हालात से होने वाला है। इस घर की एक अजीब बात ये थी कि घर में एक कमरा मालिक मकान ने बंद कर रखा था और सख्ती से ताकीद की थी कि इस कमरे को मत खोला जाए।
वैसे भी वो 4 ही अफराद थे और कमरे 4 थे, जो चारों के लिए काफी थे। इसलिए उन्हें जरूरत महसूस ना हुई कि वो 5वें कमरे को खोल कर देखते। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो 5वां कमरा अपने अंदर पुरस्कार राज लिए हुए है। इस घर में आए हुए 2 रोज ही हुए थे कि उन्हें महसूस हुआ कि कोई पायल पहनकर शहर में घूम रहा है। सबसे पहले आंख माहीन बेगम की खुली। उन्होंने खलील अहमद को फौरन उठाया और कहने लगी, देखिए बाहर कौन है। खलील अहमद ने खुद भी पायल का शोर सुना तो वो घबरा कर उठे और पास रखी हुई टॉर्च उठाकर कमरे से बाहर निकले। उनका रुख सीधा आंगन की तरफ था। आंगन में एक पुराना आम का दरख्त लगा हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें देखते ही कोई झम से भागकर उस दरख्त की ओर में चला गया है। वो तेजी से चलते हुए दरख्त की तरफ बढ़े। वो काफी बहादुर और मजबूत दिल के मालिक थे, इसलिए उन्होंने माहीन बेगम को सख्ती से मना किया था कि जब तक वो आवाज न दी उन्हें कमरे से बाहर आने की जरूरत नहीं। वो जो भी थी सफेद रंग के कपड़ों में मलबूस थी। जैसे ही वो दरख्त के पास पहुंचे वहां कोई भी नहीं था। उन्होंने हर तरफ टॉर्च की लाइट घुमाकर देखा मगर कोई भी नहीं था। उनकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। ये पहली बार हुआ था कि वो किसी अनदेखे वजूद से खौफजदा हुए थे। अगर वो अपनी आंखों से उसको ना देखते तो अपनी बीवी की बात पर यकीन ना करते। वो कुछ देर खड़े होकर इधर उधर देखते रहे, फिर वापस घर के अंदर चले गए। जैसे ही बरामदे से गुजरकर अपने कमरे की तरफ जाने लगे, उनको महसूस हुआ कि उन्होंने बंद कमरे के दरवाजे से उसी सफेद कपड़ों में मलबूस औरत को गुजरकर अंदर जाते देखा है। वो पुरसोच अंदाज में कुछ लम्हा रुककर सोचने के बाद अपने कमरे में आ गई। उनके बच्चे बराबर वाले कमरे में सोते थे। एक बाप होने की हैसियत से उनको खौफ महसूस हुआ तो फौरन अपने बच्चों के कमरे में गई। वो पुरसकून अंदाज से सो रहे थे। खड़े होकर उनके चेहरों को प्यार से देखा और फिर पलटकर अपने कमरे में आ गई। माहीन बेगम डरी सहमी सी बैठी थी। उनको तसल्ली दी और कहा, बाहर तेज हवा चल रही है। दरवाजे पर बंधी हुई चेन हवा के शोर से बच रही है। ये सुनकर वो काफी मुतमईन हो गई। उनको सुलाकर खलील अहमद ने दराज से सिगरेट निकाला, सुलगाकर उठकर बाहर आ गई। उनके हाथ में एक मजबूत डंडा था जिस पर लोहा लगा हुआ था। ये उनके वालिद की निशानी थी। वो अमलियात का काम जानते थे और रात के वक्त काफी दूर दूर तक जाना पड़ता था, तब ये डंडा उनके साथ होता था। उस डंडे के अंदर बाबा ने एक तावीज बंद किया हुआ था। जिस किसी का भी भूत परीत जिन्नात का मसला होता, बाबा डंडे के साथ उससे मिलने जाते और इसके इशारे के साथ उस पर दम करते तो वो फौरन हार मान जाता, क्योंकि वो तावीज उनके किसी बुजुर्ग का दिया हुआ था और नस्ल दर नस्ल ये डंडा उन तक चला आ रहा था। खलील अहमद क्योंकि पढ़े लिखे थे, इस वजह से वो इन बातों पर यकीन नहीं रखते थे और ना ही उनके वालिद ने उन पर कभी जबरदस्ती की थी। लेकिन कुछ वाकयात अपनी आंख से देखने के बाद वो अपने बाबा की कुव्वतों के कायल जरूर हो गए थे। अब जब बात खुद उनके घर पर आ गई, अपने बीवी बच्चों की हिफाजत के लिए उनके अंदर का मुहाफिज और मुसलमान बेदार हो गया था। वो अपने रहते अपने बीवी बच्चों पर कोई मुसीबत आती नहीं देख सकते थे। इस बंद दरवाजे के सामने खड़े उस दरवाजे को घूर रहे थे। एकदम से उन्हें महसूस हुआ कि उनके कंधे पर किसी का हाथ है। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां एक बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर हाथ के इशारे से दरवाजे की तरफ इशारा किया तो बंद दरवाजा एकदम से खुद ब खुद खुलता चला गया। खलील अहमद ने उस बुजुर्ग को कभी नहीं देखा था, इसलिए वो अचंभे में थे कि आखिर ये कौन है। कमरे के अंदर की फिजा बहुत ही अजीब थी। वहां पर हर तरफ दीवारों पर तरह तरह की छवि बनी हुई थी, जिसमें अक्सर नाग देवता और उसकी लोक दास्तानों के मनासिर थे। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई थी, जिसमें नाग नागिन का एक जोड़ा अटकेलियां कर रहा था। उनके सरों पर कीमती ताज थे, जिन पर लगे हुए पत्थर हल्की हल्की रोशनी में भी चमक रहे थे। उस कमरे में ऐसे रोशनी छन छन कर आ रही थी जैसे दूसरी तरफ कोई बहुत बड़ी लाइट लगी हो। खलील अहमद हैरत से पूरे कमरे को घूमकर देख रहे थे। जब ही बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, वो किसी औरत से मुखातिब थे। शकंतला, तुम तो इंसान दोस्त मखलूक हो, तो फिर तुम्हें क्या सूझी कि हमारे पोते को डराने की कोशिश करो। उनके ये अल्फाज सुनते ही खलील अहमद ने हैरत से मुड़कर उनकी तरफ देखा
तो उसे महसूस हुआ कि उस बुजुर्ग का चेहरा बिल्कुल उनके बाबा के जैसा है, लेकिन उनके बाबा से ज्यादा खूबसूरत और पुरनूर चेहरा। जिस औरत को बाबा ने मुखातिब किया था वो एकदम से नाग देवता की मूर्ति के पीछे से निकलकर सामने आ गई। वो बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसके दोनों कंधों पर छोटे छोटे सांप लटके हुए थे। उसका लिबास कुछ अजीब तरह का था, जैसे पुरानी किस्से कहानियों में नागिन का लिबास बताया जाता है। उसके माथे पर जो ताज था वो भी सांप ही बना हुआ था और बीच में सांप के सर पर एक हीरा चमक रहा था। उसके होंठ बिल्कुल बारीक और गुलाबी रंग के थे। उसकी बड़ी बड़ी रोशन आंखें थी जिनका रंग बिल्कुल सुनहरा था। जब वो बोली तो उसकी जुबान बिल्कुल सुर्ख रंग की और निहायत लंबी थी। हजरत मुनव्वर शाह, मैं तो इंसान दोस्ती हूँ, लेकिन इंसानों ने मेरी दोस्ती का क्या सिला दिया। आपके दौर से लेकर आपके बेटे के दौर तक मैंने हमेशा आप लोगों की मदद की, लेकिन जब मुझ पर बुरा वक्त आया तो मुझे आपके खानदान ने अकेला छोड़ दिया। मेरा शौहर जो मदद मांगने आपके पोते के पास पहुंचा था वो भी बिल आखिर दुश्मनों का शिकार हो गया। मुझको तो वो लोग पहले ही मार चुके थे। अब भी मैं आपके पोते को परेशान करना नहीं चाहती, बल्कि इससे मदद ही मांगना चाहती हूँ ताकि वो मेरी नस्ल के बचे हुए आखिरी सांप यानी मेरे राजकुमार बेटे को बचा ले। वो अभी बहुत छोटा है और अपना दिफा करना नहीं जानता। अगर वो यूं ही जंगल जंगल भटकता रहा तो एक दिन वो भी दुश्मन के हाथ आ जाएगा। मुझे बताएं कि मैं कहाँ जाती और क्या करती। ये तो इत्तेफाक हो गया कि ये इस पुराने घर तक पहुंच गई, वरना मैं बदनसीब कहाँ इन्हें ढूंढने जाती। बात करते करते उसकी आंखों से आंसू निकल निकल कर उसका चेहरा भिगो रही थी। खलील अहमद को शंकर की मौत का सुनकर बहुत बुरा लगा। उनका दिल एकदम से बुरी तरह उदास हो गया और साथ ही वो शकुंतला की तरफ देख रही थी, जिसकी बेचैन ममता ने उन्हें ढूंढ निकाला था। खलील अहमद के दादाजी पूरे ध्यान से शकुंतला की बातें सुन रही थी। जैसे ही वो खामोश हुई तो उन्होंने निहायत नरमी से उसे कहा, शकुंतला, जिंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में है। जिसने जितनी जिंदगी पाई होती है वो हर हाल में पूरी करता है। हाँ, तुम्हारे साथ बेहद गलत हुआ, इसका मुझे अफसोस जरूर है, लेकिन अब तुम बताओ कि तुम्हें किस किस्म की मदद चाहिए और क्या तुम्हारा बेटा इंसानों पर भरोसा कर पाएगा, या वो दिल बर्दाश्ता होकर तमाम इंसानों को अपना दुश्मन समझ बैठा है। अगर ऐसा है तो फिर उसके पीछे जाकर उसको ढूंढना, उसकी मदद करने की कोशिश करना अपनी जान जोखों में डालने के बराबर है, और उसकी इजाजत मैं अपने पोते को हरगिज नहीं दूंगा। खलील अहमद सुन खड़े उन दोनों की बात सुन रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके दादाजी की रूह एक मरी हुई नागिन की रूह से मुखातिब है। शकुंतला ने रहम तलब नजरों से दादाजी की तरफ देखा और फिर खलील अहमद की तरफ देखने लगी और फिर कहने लगी कि मैं मजबूर हूँ, मैं इस घर से बाहर नहीं जा सकती और ना ही मेरे पास इतनी शक्तियाँ बाकी हैं कि मैं खुद जाकर अपने बेटे की मदद कर सकूं। उसकी मदद कोई इंसान ही कर सकता है जो उसे हमारी छोड़ी हुई नागमणि तक पहुंचा दे। वो डरा हुआ जरूर है और साथ ही इंसानों से नफरत भी करने लगा है, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप दोनों को मरते देखा है। लेकिन मुझे अपने खून पर इतना यकीन जरूर है कि वो दोस्त और दुश्मन की पहचान कर सकता है, और हमारे खानदानों के बीच में बरसों पुरानी दोस्ती उसको ये एहसास जरूर करवा देगी कि खलील अहमद उसके दुश्मन नहीं बल्कि उसके दोस्त हैं। और दूसरी बात, खलील अहमद के पास जब मेरी दी गई शीश नाग की निशानी मौजूद होगी तो वो चाह कर भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसकी आंखों में जैसे जलती बुझती उम्मीद के दिए जल रहे थे। खलील अहमद के दादाजी ने एक बार फिर से उसकी पुश्त पर हाथ रखा और उससे कहने लगे, बेटे, क्या तुम अपनी खानदानी रिवायत को निभा पाओगे? क्या तुम जालिम के खिलाफ जाकर एक मजलूम की मदद करना चाहते हो? तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम ऐसा करना नहीं चाहते तो बेशक ना करो, लेकिन अगर तुम मजलूम की मदद कर सको तो ना सिर्फ वो अपनी बेचैन माँ से मिल जाएगा बल्कि दुश्मनों के हाथों उनके खानदान का खात्मा होने से भी बच जाएगा। खलील अहमद एक गहरे ट्रांस में थे। उन्होंने अपने सर अस्बात में हिलाया और कहने लगे, दादाजी, मैं नाग राजा और शकुंतला के बेटे की मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे भी उसके साथ एक वादा चाहिए कि मेरे बीवी बच्चों पर कोई आंच नहीं आएगी। ये सुनकर शकुंतला ने फौरन कहा, मैं वचन देती हूँ कि कभी भी आपकी बीवी और बच्चों पर कोई मुश्किल घड़ी अगर आ गई तो मेरा बेटा अपनी जान दे देगा,
लेकिन उन पर आंच नहीं आने देगा और ना ही कभी मेरी वजह से ये लोग परेशान होंगे। ये सुनकर खलील अहमद ने अपने दादाजी की तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर उसे कहने लगे, शाबाश मेरे बहादुर बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब राजकुमार मोलसिक को ढूंढना और उसे यहाँ तक लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है और इसके लिए तुम्हारी मदद तुम तक पहुँचती रहेगी। जब तक तुम इसे ढूंढ कर यहाँ नहीं लाते, शकुंतला कभी तुम्हारे बीवी बच्चों के सामने नहीं आएगी और ना ही उन्हें डराने या परेशान करने की कोशिश करेगी। ये सुनकर खलील अहमद को दिली सुकून हासिल हुआ। शकुंतला भी खुशी से उसकी तरफ देख रही थी। खलील अहमद सोचने लगे कि मोलसिक को इस घर से कैसे लाया जाए। चंद लम्हे बाद वो अपनी ख्वाबगाह में मौजूद थी। कुछ देर पहले होने वाले वाक़ये ने उनकी बाकी मांदा रात की नींद उड़ा दी थी। वो सुबह तक इसी गौर व फिक्र में रहे कि उन्हें क्या करना होगा। सुबह जब माहीन बेगम नाश्ता बनाने के लिए उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि खलील अहमद ट्रैक सूट में वॉक के लिए तैयार खड़े हैं। आज से पहले तो वो हमेशा नमाज पढ़कर सीधे घर आ जाते थे, नाश्ता करते, अखबार पढ़ते और फिर अपनी जॉब पर चले जाते, लेकिन कभी उन्होंने इन्हें वॉक का शौक रखते हुए नहीं पाया था। माहीन बेगम ने सवालिया नजरों से खलील अहमद की तरफ देखा तो वो उसको ये कहकर चली गई, बेगम यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है, इसलिए सोच रहा हूँ कि रोजाना सुबह की सैर करना शुरू कर दूँ। माहीन बेगम ने मुस्कुराकर उन्हें खुदा हाफिज कहा और खुद नाश्ता बनाने लगी। खलील अहमद एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। वो शकुंतला की बताई हुई जगह पर पहुंच चुके थे। खलील अहमद के दिल में ये भी खौफ था कि किसी सपेरे या जोगी की नज़र अगर उन पर पड़ गई तो मसला खड़ा हो जाएगा, और अगर मोलसिक ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया और दुश्मन समझकर हमला कर दिया तो वो कैसे उससे निपटेंगे। इसी अधेड़ बन में वो लोगों की नज़रों से बचते बचाते जंगल के कदीम दरख्तों के उस झुंड में जाकर खड़े हो गए जहाँ पर शीश नाग का बनाया हुआ रास्ता था जो सीधा सेरे जमीन उसके ठिकाने तक जाता था। यहाँ पर पहुंचकर खलील अहमद ने चारों तरफ मोहतात नजरों से देखा, लेकिन कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इसलिए वो दिल ही दिल में खुदा को याद करते हुए जुड़वा खजूर के दरख्तों के बीच रखे हुए पत्थर के बिल्कुल सामने जाकर खड़े हो गई। उनके हाथों में नागिन की दी हुई अंगूठी थी, जिससे शीश नाग के बेटे को ये यकीन दिलाना था कि खलील अहमद उनके माँ बाप का दोस्त है, दुश्मन नहीं। जैसे ही खलील अहमद उस जगह खड़े हुए, उन्होंने अजीब तरह की फनकार सुनी। खौफ की एक सर्द लहर उनकी रीढ़ की हड्डी से लेकर पूरे जिस्म में फैल गई। उन्होंने अपनी हथेली सामने लाकर कहा, मैं दुश्मन नहीं दोस्त हूँ और तुम्हारी माँ का पैगाम लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुम जहाँ भी मौजूद हो मेरे सामने आओ और मेरी बात का जवाब दो। चारों तरफ से वही फनकार सुनाई दे रही थी। यूं लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा सांप रुख बदल बदल कर चारों तरफ से उसको घेर रहा हो। उन्होंने दिल ही दिल में खुदा को याद किया और गहरी सांस लेकर अपनी बंद मुट्ठी खोल दी। उसके हाथ में मौजूद अंगूठी से सुनहरी किरण निकलकर हर तरफ फैल गई। एकदम से उन्होंने महसूस किया कि वो इस जगह मौजूद नहीं जहाँ पर खड़े हुए थे, बल्कि उनके पैरों से जमीन जरा सी खिसकी है और वो नीचे किसी गड्ढे में गिरते चले गए। अचानक से एक नरम लचकदार शाख जैसे लम्स ने उन्हें छुआ और कमर में बल देकर गिरने से बचाते हुए सीधा जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। ये जगह बिल्कुल एक कदीम मंदिर की तरह थी। सामने ही बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई थीं, जिनमें हर तरफ बस सांप ही सांप थे। उनकी नजर जैसे ही सामने की तरफ उठी, ये देखकर उनके मुंह से चीख निकलते निकलते बची कि एक बहुत बड़ा सांप जमीन पर यूं बैठा था जैसे कोई इंसान खड़ा हो। उसका पूरा धड़ सांप का था, लेकिन सिर्फ चेहरा इंसानी था। वो एक कम उम्र इंसान की तरह नजर आ रहा था। उसके सर पर बिल्कुल वैसा ही ताज था जैसा कि शीश नाग की इच्छाधारी नागिन के सर पर था। उसकी शक्ल बिल्कुल शंकर की तरह थी, लेकिन बस वो कम उम्र दिखाई दे रहा था। खलील अहमद ने उसको आवाज दी, तुम मोलसिक ही हो ना? मुझे तुम तक तुम्हारी माँ का जरूरी पैगाम पहुंचाना था। अचानक मोलसिक ने अपनी जगह से हरकत की और उसकी दुम ने एकदम खलील अहमद को एक शिकंजे में जकड़ लिया। मोलसिक गुस्से से बुरी तरह फंकारा और कहने लगा, मुझे मेरे माता पिता की तरह बेवकूफ बनाकर अपने कब्जे में करना चाहते हो ताकि मुझे भी मार डालो। मैं छोटा जरूर हूँ पर इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ।
मेरी माँ और बाप को तुम खत्म कर चुके हो और अब मुझे मारना चाहते हो। हम जमीन पर रहने वाले कीड़े मकोड़े तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे थे? तुम लोग अपनी दुनिया में खुश थे और हम लोग अपनी दुनिया में, फिर क्यों हमारे दुश्मन बन गए तुम इंसान? मोलसे का शिकंजा इतना सख्त था कि खलील अहमद को लग रहा था उसके जिस्म की हड्डियां ही टूट जाएंगी। एकदम से खलील अहमद ने अपना बंद हाथ मोलसे की तरफ खोलकर उसको आवाज दी, ये देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। मेरे पास तुम्हारी माँ की दी गई निशानी है और उसी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें जाकर मिलूं। खलील अहमद के हाथ में नागुन शकुंतला की दी हुई सोने की अंगूठी पर सांप की बनी हुई निशानी थी, जो उसने अपने साथ से उतारकर खलील अहमद के हाथ में दे दी थी। मोलसे की नजर जैसे ही सोने के सांप पर पड़ी तो उसने एकदम से खलील अहमद को आजाद कर दिया और अब वो उस सुनहरी सांप को अपनी आंखों से लगाकर चूम रहा था और बेइख्तियार बच्चों की तरह रो रहा था। खलील अहमद काफी दूर खड़े शीशनाग के इस इकलौते बेटे की तरफ देख रहा था जिसका पूरा खानदान ही खत्म हो चुका था। उस समय खलील अहमद को उस पर बेतहाशा प्यार और तरस आ रहा था। मोलसे की सुनहरी आंखों से पानी बह रहा था। खलील अहमद ने जाकर उसे अपने गले से लगा लिया। उस रोज वापसी पर खलील अहमद के साथ एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा बच्चा था जिसकी उम्र उनकी बेटी सिद्रा जितनी थी, जो कि अभी सिर्फ 7 साल की थी। जब उनकी बेगम ने उनसे पूछा कि ये कौन है तो उन्होंने सहूलत से कहा कि ये जंगल के चौकीदार का बेटा है। कुछ रोज पहले इसके बाप का इंतकाल हो चुका है। इसकी माँ मुख्तलिफ लोगों के घरों में काम करती थी, काफी बीमार पड़ी है। उसे उसका भाई ले जा रहा है, लेकिन वो इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने पर तैयार नहीं। ये मुझे मस्जिद के इमाम साहब ने बताया तो मैं उसको अपने साथ ले आया। वो कुछ देर तक अपने शौहर की तरफ देखती रही, कहने लगी कि कोई काम करते हुए तो मशवरा कर लिया करें, ऐसे ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली। हमारे खुद के भी बच्चे हैं, उनके मुस्तकबिल का भी सवाल है, और दूसरा ये बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ा हुआ है। ये हमारे साथ इतनी जल्दी कैसे घुल मिल सकता है? अगर इसके साथ जरा सी भी कोताही हो जाती है तो हमें बजाय सवाब के ये ना हो कि आजमाइश से गुजरना पड़े। खलील अहमद ने उनकी तरफ देखकर गहरी सांस ली और कहा, ये इतना छोटा बच्चा जिस तरह दरबदर हो रहा था मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इसे माँ बाप का प्यार भी दे सके। दूसरा, हमारे बच्चों के साथ घुल मिलकर रहने से ये अपने बहन भाइयों की कमी भी महसूस नहीं करेगा और साथ ही घर के काम काज में तुम्हारी भी कुछ मदद करवा दिया करेगा। ये सुनकर माहीन बेगम अपने सर पर हाथ मारकर बोली, अरे इतने से बच्चे से क्या मैं काम करवाऊंगी? चलें ठीक है, ये भी हमारे बच्चों की तरह ही पल जाएगा। फिर उन्होंने मुस्कुराकर उस खूबसूरत लड़के से उसका नाम पूछा तो वो खाली खाली नजरों से खलील अहमद की तरफ देखने लगा तो वो फौरन बोले, इसका नाम शान है, फिलहाल कुछ सदमे में है, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा इसे अपने ट्रॉमा से बाहर आने के लिए। उन्होंने मोलसे के कंधे पर हाथ रखकर दबाया और इशारा किया। माहीन बेगम काशान का भी पूरी तवज्जो से ध्यान रखती। अहमद तो 12 साल का था, अपना ख्याल खुद रख लेता था, लेकिन सिद्रा के साथ काशान का ख्याल वो बिल्कुल अपनी सगी औलाद की तरह रखती थी। और काशान था भी ऐसा कि चंद ही दिन में उसने उनके दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। माहीन का शुरू से ये ख्याल था कि वो अपने बेटे और बेटी को हाफिज़े कुरान बनाएगी, लेकिन अहमद की दिलचस्पी इस तरफ नहीं थी और वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो काशान और सिद्रा को मदरसे में दीनी तालीम के लिए दाखिल करवा दी। लेकिन इस बात की बुरी तरह से मुखालफत खलील अहमद ने की। उन्होंने कहा कि वो काशान को पढ़ाई से अलग नहीं करना चाहिए, अभी वो छोटा है, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस पर नहीं डालनी चाहिए। देखते ही देखते 4 साल गुजर गए। अहमद अब 16 साल का हो गया था, जबकि काशान और सिद्रा 11 बरस के हो गए थे। खलील अहमद अब भी सुबह रोजाना वॉक पर जाते थे और अक्सर काशान उनके साथ चला जाता था। और फिर वो सानिया हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक रोज हस्बे मामूल माहीन बेगम सुबह को किचन में मसरूफ थी और खलील अहमद कुछ देर पहले ही घर आए थे। उनकी बेगम ने नाश्ता बनाते ही जैसे ही खलील अहमद को पुकारना चाहा, एकदम से उन्हें महसूस हुआ कि कोई दबे पांव घर में दाखिल होकर ऊपर के कमरे की तरफ गया है। खलील अहमद तो कुछ देर पहले वॉक से वापस आ चुके थे, तो फिर ये कौन है? ये सोचते ही उन्हें बेहद खौफ महसूस हुआ। अभी वो इसी कश्मकश में थी कि अपने शौहर को पुकारें कि उन्हें अचानक से उनके कमरे से चीखों पुकार की आवाजें आने लगीं।
तो वो भागकर जैसे ही अपने कमरे में पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गईं कि बेहद अजीब से हुलिये के इंसान उनके बेडरूम में घुसे हुए हैं और उन्होंने उनके शौहर और बेटे को यरगमाल बनाया हुआ है। उनके हाथों में बेहद खौफनाक किस्म की तेज धार हथियार थे। हुलिये से वो लोग कोई साधु या जोगी लग रहे थे। वो मुसलसल खलील अहमद से पूछ रहे थे कि शीशनाग का बेटा कहाँ है, लेकिन खलील अहमद मुज़ाहमत कर रहे थे और कह रहे थे कि वो नहीं जानते। उन लोगों की नज़र जैसे ही माहीन बेगम पर पड़ी, उन्होंने उन पर भी काबू पाना चाहा, लेकिन उन्होंने वापस सीढ़ियों से भागने की कोशिश की तो एकदम से उनका पांव फिसल गया और वो उड़ती हुई सीढ़ियों के ऊपर से जमीन पर जा गिरी। ये देखकर उनके बेटे अहमद और खलील अहमद ने उनसे खुद को छुड़ाया और बेगम की तरफ लिपके ही थे कि उन लोगों में से एक करीब सूरत इंसान ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ तेज धार आला निकाला। उसने 16 साला अहमद के सीने में दे मारा। जैसे ही वो गिर कर तड़पने लगा, खलील अहमद ने उसको अपनी बाहों में लेने की कोशिश की। इतनी देर में उसी शख्स ने अपने हाथ में पकड़ी हुई तेज धार छुरी से खलील अहमद की गर्दन पर वार किया। थोड़ी ही देर में कमरे का पूरा फर्श खून से रंगीन हो गया। नीचे कोई था जो 11 साला सिद्रा के मुंह पर सख्ती से हाथ जमाए हुए उस पुराने कमरे में मौजूद था। सिद्रा को सिर्फ माँ बाप के चीखने की आवाज सुनाई दी। सिद्रा फौरन बेहोश हो गई। मौलसिक, जो अब खतरनाक किस्म के सांप में ढल चुका था, उसने बेचैनी से वो खुफिया कमरा छोड़ा और सीधा घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ भागा, जहां पर अब खलील अहमद का बेटा और उनकी बेगम मुर्दा हालत में पड़े थे। वो जालिम दुश्मन जो उसका पता ढूंढते हुए इस घर तक पहुंचे थे, वो इससे मिले बिना ही जा चुके थे। उसकी सुनहरी आंखों में गम, गुस्सा और तकलीफ के आसार थे। खलील अहमद ने उसको उस वक्त सहारा दिया था जब वो अपने दुश्मनों से छुपकर फिर रहा था, और आज उनका पूरा खानदान सिर्फ इसी वजह से मारा जा चुका था। सिद्रा भी उसकी तरह अकेली रह गई थी। उसे समझ नहीं आया कि उस मासूम बच्ची को कैसे बता पाएगा कि उसके माँ बाप और भाई इस दुनिया में नहीं रहे। दुनिया की नजर में वो खलील अहमद का मुंह बोला बेटा था और एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन अब उन लोगों की आखिरी रसूमात के लिए उसे लोगों की जरूरत थी। वो फौरन पड़ोसी शबीर अहमद के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया तो शबीर अहमद ने जब काशान को खड़े देखा तो पूछने लगे, बेटा क्या बात है, इतने घबराए हुए हो? तो उसने रोते हुए बताया कि मेरी मम्मी बाबा को कोई मार गया है और साथ ही भाई को भी। शबीर अहमद ये सुनकर दौड़ते हुए उसके साथ चले और रास्ते में दूसरे घरों से भी कुछ लोगों को अपने साथ ले लिया। मौलसिक ने वहां मौके पर मौजूद बहुत सारे लोगों के जहन को अपने कब्जे में कर रखा था ताकि वो कोई सवाल जवाब न करे। चंद घंटे बाद ही तदफीन की तैयारी मुकम्मल हो गई। खलील अहमद का कोई रिश्तेदार उस शहर में मौजूद नहीं था, लेकिन मौलसिक ने अपनी ही बरादरी के एक नौजवान को खलील अहमद का कज़न बनाकर वहां लोगों से मिलवा दिया, जिसने ये कहा कि अब भाई भाभी दुनिया में नहीं रहे तो मैं इन दोनों बच्चों को इस घर में अकेला नहीं छोड़ सकता और इनको बहुत जल्द अपने साथ ले जाऊंगा। अब मौलसिक को जल्द से जल्द एक महफूज पनाहगाह की जरूरत थी जहां पर वो सिद्रा को छुपा सके। उसने दूर दराज के गांव में मौजूद अपनी बरादरी के चंद लोगों से राब्ता किया जो बरसों से इंसानी रूप में इस बस्ती में रह रहे थे और लोगों को उन पर जरा सा भी शक व शुबा नहीं था। अपनी माँ की यादगार से जुदा होना मौलसिक के लिए बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन वो अपनी मोहसिना और अपनी मुंह बोली माँ की बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता था और सिद्रा को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। गांव वालों को लगा कि खलील अहमद के कज़न दोनों बच्चों को अपने साथ ले गए हैं। सिद्रा की हालत निहायत खराब थी। उसकी जिंदगी में गुजरने वाली कयामत ने उसे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। वो घंटों खामोश बैठी अपनी माँ और बाप को याद करती रहती। उसे लगता कि उसका भाई अहमद एकदम से कहीं से निकलकर सामने आ जाएगा। करीब था कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन ही खो देती, लेकिन मौलसिक जो कि अब अपने कबीले का सरदार भी था, उसने अपनी मुंह बोली बहन का बहुत अच्छे से इलाज किया। कीमती जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से चंद ही दिन में सिद्रा बहुत हद तक बेहतर हो गई। माहीन बेगम की ख्वाहिश थी कि सिद्रा हिफ्स मुकम्मल करे, इसलिए गांव की एक बूढ़ी औरत की मदद से मौलसिक ने दोबारा से सिद्रा की हिफ्स का सिलसिला वहीं से जोड़ दिया जहां से टूटा था। वक्त यूं ही तेजी से गुजरने लगा। सिद्रा इसलिए भी परेशान थी कि उसका भाई काशान अब बस कभी कभार ही उससे मिलने आता था। वो एक छोटे से घर में उस बूढ़ी औरत के साथ रहती जो बहुत शफीक थी और उसका अच्छे से ध्यान रखती थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। देखते ही देखते सिद्रा ने अपना हिफ्स मुकम्मल कर लिया।
जिस वक्त सिद्रा ने हिफ्स मुकम्मल किया उस वक्त उसकी उम्र 16 साल थी। उसने गांव के बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाना शुरू कर दिया। जब वो तिलावत करती तो काशान को बहुत ज्यादा सुकून महसूस होता और वो घंटों अपनी बहन के पास बैठकर तिलावत सुनता रहता। उसने सिद्रा को बहुत मोहब्बत के साथ समझाया कि वो उसका सगा भाई नहीं है, इसलिए उसको अलग अपने घर में रहना होगा ताकि मुस्तकबिल में सिद्रा के लिए कोई मसला दरपेश ना हो। सिद्रा भी वक्त के साथ साथ बहुत समझदार हो गई थी। वो भी ये बात जानती थी मोल्सिक अपने माँ बाप के दुश्मनों से हरगिज गाफिल नहीं था। वो हर बार घात लगाकर और रूप बदलकर एक ना एक दुश्मन को मौत के घाट उतार देता था। सिद्रा 20 साल की हो गई थी। मोल्सिक ने अपने गांव की उस बूढ़ी औरत की मदद से सिद्रा का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया था और जल्द ही दूसरे गांव के कारी साहब सहीर इस्लाम के साहबजादे जुनैद का रिश्ता सिद्रा के लिए आ गया। सिद्रा बहुत उदास थी, लेकिन काशान ने उसे मोहब्बत के साथ समझाया और कहा कि अगर अम्मी अबू भी जिंदा होते तो वो भी यही चाहते कि उनकी बेटी जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता है। और यूं कुछ अरसे में ही सिद्रा की शादी जुनैद से हो गई। जुनैद भी सिद्रा की तरह हाफिज कुरान था। वो एक बहुत अच्छी मुलाजमत भी कर रहा था और साथ ही अपने वालिद के साथ उनका मदरसा भी संभालता था। अपनी शादी के मौके पर सिद्रा खूब रोई। काशान ने बिल्कुल सगे भाइयों की तरह अपनी बहन का ये फरीसा खुश असलूबी से सरंजाम दिया। सिद्रा की सास और ससुर बिल्कुल माँ बाप की तरह सिद्रा का ख्याल रखते। जुनैद भी इतनी नेक शरीके सफर मिलने पर बहुत खुश था। मोल्सिक भी काशान बनकर सिद्रा की खबरगीरी करने आता रहता था। ज़हीर इस्लाम खलील अहमद को भी जानते थे, इसलिए उनको अपनी बहू बहुत ज्यादा प्यारी थी। अपने बेटे जुनैद की रजामंदी से सिद्रा के लिए एक मदरसा बना दिया, जहाँ पर सिद्रा गांव के बच्चों को दीनी तालीमात देने लगी और जल्द ही आसपास के दूसरे लोग भी अपने बच्चों को सिद्रा के पास पढ़ने के लिए भेजने लगे। मोल्सिक की जिंदगी में भी एक नागिन कमला आ गई थी, जो उसी की तरह एक इच्छाधारी नागिन थी और बहुत प्यारी थी और दिलो जान से मोल्सिक से मोहब्बत करती थी। लेकिन मोल्सिक अपनी सख्त तबीयत की वजह से हमेशा उसे नजरअंदाज कर देता। अगरचा दिल ही दिल में वो भी कमला की मोहब्बत में गिरफ्तार था, लेकिन वो चाहता था कि जब तक उसकी जिंदगी का मकसद पूरा ना हो जाए वो प्यार मोहब्बत के किसी चक्कर में ना पड़े। वो वक्त आ ही गया जिसका मोल्सिक बरसों से इंतजार कर रहा था। वो अपने कदीम ठिकाने पर पहुंच चुका था, जहां पर उसके माँ और बाप ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। छोटे बड़े तमाम सांप अपने सरदार के साथ मिलकर अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तैयार थे। चरणदास, जो अपने आप को महान और बहुत बड़ा ज्ञानी तसव्वुर करता था, वो शीशनाग की मणि के पीछे आज फिर उन्हीं पुराने जंगलात में मौजूद था, क्योंकि पूरे 25 साल बाद आज फिर वही रात थी जिसमें चांद की रोशनी जब नागमणि पर पड़ती थी तो वो अपनी पूरी आबोताब के साथ रोशन हो जाती थी। उसे यकीन था कि शंकर और शकुंतला का बेटा दुनिया में जहाँ कहीं भी हुआ वो जरूर शीशनाग की मणि को चांदनी रात में अपनी कदीम मंदिर में रखकर वही अमल दोहराएगा जो उसका बाप और माँ दोहराते आए थे। 25 साल पहले ऐसी ही एक रात में चरणदास की नजर शीशनाग की मणि पर पड़ी थी और वहीं से वो शंकर और शकुंतला का जानी दुश्मन बन गया था। वो अपने साथ तकरीबन 100 छोटे बड़े सपेरों को लेकर पहुंचा था ताकि मोल्सिक उनसे बचकर भाग न निकले। वो इस पहाड़ी मंदिर में बैठकर अपना खतरनाक तरीन अमल कर रहा था। वो ये नहीं जानता था कि मोल्सिक वहां पहले से ही पहुंचा हुआ है और उसके दोस्त पूरी तरह से चरणदास से निपटने के लिए तैयार थे। चरणदास पूरी शिद्दत के साथ अपने जंतर मंतर पढ़ रहा था और मोल्सिक की सुनहरी आंखें गुस्से की शिद्दत के साथ बिल्कुल अंगारों की तरह लग रही थी। चरणदास आंखें बंद किए हुए बैठा था। वो इस बात से बेखबर था कि कुछ ही फासले पर उसकी मौत बैठी है। मोल्सिक जानता था कि ये लड़ाई आखिरी लड़ाई होगी। बदी की कुव्वतों से ताकतवर नागमणि को बचाने का ये आखिरी मौका था। वो इस जगह आने से पहले अपनी बहन सिद्रा से मिलकर आया था। सिद्रा बेहद उदास थी, ये सुनकर कि वो अपने आबाई इलाके की तरफ जा रहा है, अपनी माँ के पास। जिस तरह काशान ने उसका ख्याल रखा था, सिद्रा भी अपने सगे भाई से बढ़कर काशान से मोहब्बत करती थी। उसने बड़ी मोहब्बत के साथ हिफाजत का नक्श बनाकर अपने भाई के बाजू पर बांध दिया था। एहतराम की वजह से मोल्सिक खामोश रहा था और वैसे भी वो बचपन से ही सिद्रा की तिलावत की आवाज घंटों खामोशी से बैठकर बड़ी अकीदत के साथ सुनता था। सिद्रा भाई के दूर जाने के ख्याल से रो रही थी और ये देखकर मोल्सिक की आंखें भी भीग गई थीं। उसे यकीन था कि उसकी बहन और माँ की दुआएं उसके साथ हैं,
तो ये काली शक्तियों का पुजारी चरणदास उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। जैसे ही रात के 12 बजे उस कार में दफन नागमणि से बेइंतहा रोशनी फूटना शुरू हो गई। आज तक मोलसिक को भी ये राज नहीं मालूम था कि उसकी माँ और बाप ने मरने से पहले वो नागमणि कहाँ छुपाई थी, लेकिन अब जगह वाज़ेह होनी शुरू हो गई थी। उस पहाड़ी गार की दीवार में एक खुफिया रास्ता था जो बिल्कुल एक तहखाने की तरह दिखाई देता था। उसके सामने बहुत बड़े बड़े पत्थर लगे थे जो खुद ब खुद अपनी जगह से सरकने लगे, और कीमती नागमणि जिस चट्टान पर रखी थी वो चट्टान भी आगे बढ़ती हुई ठीक उसी जगह जा पहुंची जहां पर चट्टान के अंदर ही बनाए गए सुराख से पूरे चांद की किरणें उस पत्थर पर पड़ रही थी। नागमणि जोर जोर से घूम रही थी। चरणदास बेहद खुश था। वो इंतजार में था कि ये घड़ियां कब खत्म हो और वो नागमणि को उठाकर यहाँ से भाग निकले। उसके दिल में ये खौफ भी था कि शायद मोलसिक उस पर हमला भी कर सकता है, लेकिन वो खुद को ये तसल्ली भी दे रहा था कि उसके साथ लाए गए बेशुमार लोग उसे इस हमले से महफूज बना देंगे। मोलसिक वहां मौजूद था लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ उसने भी कड़ी तपस्या की थी और उसके पास भी बेशुमार कुव्वतें मौजूद थीं। जैसे ही चांद की किरणें नागमणि से होकर वापस पलटने लगी और चरणदास ने चट्टान के करीब पहुंचकर मणि उठानी चाही, एकदम से मोलसिक ने उस पर खतरनाक अंदाज में हमला कर दिया। वो सीधा उसके गले से जाकर लिपटा था और उसने अपनी दुम के साथ उसे जकड़कर काबू कर लिया था। चरणदास इस हमले के लिए किसी तरह भी तैयार नहीं था। उसने दोनों हाथों से मोलसिक का सर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि मोलसिक बेदरपे उसके चेहरे पर हमला करके उसे डंक मारता जा रहा था। किसी आम से सांप का जहर होता तो वो हरगिज चरणदास पर असर ना करता, लेकिन ये शीशनाग का जहर था। उसके चेले उसे बचाने के लिए जब आगे बढ़े तो मोलसिक के साथियों ने उन पर भी हमला कर दिया। आन की आन में बाजी पलट चुकी थी। मोलसिक ने अपने हकीकी माँ बाप और मुंह बोले बाप माँ दोनों का बदला ही उस जालिम से ले लिया था। चरणदास का चेहरा बुरी तरह लहूलुहान होने के बाद अब नीला पड़ना शुरू हो गया था। उसके मुंह से झाग निकल रही थी और वो तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहा था। कुछ चेले मारे गए और कुछ उस गार से बचकर निकलने में कामयाब हो गए। मोलसिक ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो उनका पीछा हरगिज न करें, क्योंकि वो नाहक किसी की जान लेना नहीं चाहता था। मोलसिक के हाथ में नागमणि मौजूद थी। वो अब इंसानी रूप में वापस आ चुका था। उसकी माँ शकुंतला की रूह से तो मिल चुका था, लेकिन अपने बाप शंकर से वो दोबारा कभी नहीं मिला था। वो नहीं जानता था कि उसके माँ बाप ने किन अज़ियतों के साथ अपनी जान दी थी, मगर उनका बदला लेकर और नागमणि को महफूज करके उसने अपना बेटा होने का फर्ज निभा दिया था। तमाम नाग अपने सरदार के साथ मौजूद थे। तब वहीं पर कमला भी आ गई। उसकी आंखें नम थीं। उसने अपना सर मोलसिक के सामने झुकाया और चुपचाप खड़ी हो गई। मोलसिक ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास खींच लिया और ऐलान कर दिया कि कमला आज से नागरानी है। वो अपने अधूरे काम पूरे कर चुका था। सिद्रा माँ बनने वाली थी और बेसब्री से अपने भाई काशान के इंतजार कर रही थी। गो कि वो उससे कहकर गया था कि शायद अब वापसी नामुमकिन हो, लेकिन फिर भी सिद्रा को पूरी उम्मीद थी कि उसका भाई उससे मिलने जरूर आएगा। मौसम बहार शुरू हो चुका था। एक सुबह सिद्रा ने खूबसूरत सी लड़की को जन्म दिया। मोलसिक बेहद खुश था, लेकिन वो सिद्रा के सामने जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उस पे अब बहुत जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थीं। लेकिन ये भी हकीकत थी कि वो हमेशा सिद्रा का मुहाफिज बनकर उसके पास ही था। उसने अपनी छोटी सी भांजी को अपने दोनों हाथों में उठाकर माथे पर प्यार किया और नागमणि से उसके माथे को छुआ। सिद्रा की बेटी की आंखों का रंग एकदम से सुनहरी हो गया। अगली सुबह जब ज़हीर इस्लाम ने अपनी पोती की आंखों का बदला हुआ रंग देखा तो वो काफी परेशान हुए, क्योंकि वो समझ चुके थे कि मोलसिक उनकी पोती से मिलने आया था। उन्होंने कभी ये बात जाहिर नहीं की थी कि वो उसकी हकीकत से आगाह है, लेकिन वो शुरू दिन से ही सब जानते थे। सिद्रा की बेटी का नाम महजबीन रखा गया। सिद्रा आज भी जब अपने मदरसे में बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती है और अपनी खूबसूरत आवाज में तिलावत करती है, तो सांपों की दुनिया पर हुकूमत करने वाला शीशनाग किसी न किसी बच्चे का रूप धार कर घंटों तक उसकी तिलावत सुनता है। कोई नहीं जानता कि आने वाले वक्त में सिद्रा अपने भाई काशान की हकीकत से वाकिफ होगी या फिर इसी तरह बेखबरी में जिंदगी गुजारती रहेगी। महजबीन तेजी से बड़ी हो रही है। वो अपने उस दोस्त से बहुत मोहब्बत करती है जो घंटों उससे खेलता रहता है।
अक्सर रात को अपनी लंबी दुम से उसका झूला झुलाता है। जहीर इस्लाम खामोशी से सांप और इंसान की ये दोस्ती देख रहे हैं। उन सब की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।